हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूँ आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए प्रोग्राम के फिफ्थ सेमेस्टर के मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन नाम के एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका बीए ऑनर्स का पॉलिटिकल साइंस का डीएससी 14 का और बीए प्रोग्राम का डीएससी 10 मेजर पेपर का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आपसे भी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए प्रोग्राम के फिफ्थ सेमेस्टर के मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट की फिफ्थ यूनिट के इस वीडियो लेक्चर में। तो आज की जो हमारी यूनिट रहने वाली है वो हमारी फिफ्थ यूनिट रहने वाली है, जिसमें हम स्वराज, बाल गंगाधर तिलक, मोहन करमचंद गांधी के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने फोर्थ यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे। स्टूडेंट, सोचिए अगर तिलक ने यह ना कहा होता कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और अगर गांधी जी ने हिंद स्वराज लिखकर आत्मनिर्भर भारत का सपना न दिखाया होता, तो क्या भारत अंग्रेजों से आजाद हो पाता। तो स्टूडेंट, आज हम समझेंगे स्वराज की अवधारणा और जानेंगे कि कैसे तिलक और गांधी ने इसे अलग अलग दृष्टिकोण से परिभाषित किया है। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत करते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक प्रस्तावना देखें। प्रस्तावना में हम देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य लक्ष्य स्वराज, स्वशासन था। तो जो स्वतंत्रता आंदोलन का उसका मुख्य लक्ष्य स्वराज था अर्थात स्वशासन था। स्वराज का अर्थ केवल अंग्रेजों से मुक्ति नहीं बल्कि आर्थिक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता भी है। लेकिन जो स्वराज था उसका मतलब सिर्फ अंग्रेजों को हटाना ही नहीं था, बल्कि जो भी हमारी आर्थिक, सामाजिक या नैतिक या आध्यात्मिक स्वतंत्रता है वो सभी भी स्वराज था। तो इस विचार को दो बड़े नेताओं ने अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किया। दो बड़े नेता इस विचार को आगे लाए। फर्स्ट हमारे बाल गंगाधर तिलक, सेकंड हमारे महात्मा गांधी जी। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने बताया कि जो स्वराज है वो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है और वे उसको लेकर रहेंगे। वहीं जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने कहा सच्चा स्वराज आत्म संयम और आत्मनिर्भरता से आते हैं। अर्थात उन्होंने कहा जो स्वराज है वो आत्म संयम और आत्मनिर्भरता से आता है। तो स्टूडेंट, उस दौर की कल्पना कीजिए जब भारत गुलामी की जंजीरों में जड़ा हुआ था। एक तरफ तिलक गरजते थे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, दूसरी ओर गांधी जी कहते थे कि सच्चा स्वराज बाहर से नहीं भीतर से आता है। तो यही दो आवाजें लाखों भारतीयों की आजादी की लड़ाई में प्रेरणा देते हैं। तो यही था हमारी एक छोटी सी प्रस्तावना। प्रस्तावना कंप्लीट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है स्वराज की अवधारणा। तो अब हम स्वराज की अवधारणा समझ लेते हैं, अर्थात स्वराज का अर्थ क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज क्या है। तो स्वराज बराबर अपना शासन अर्थात सेल्फ रूल। तो जो स्वराज है उसका मतलब होता है स्वशासन या अपना शासन। तो इसमें दो स्तर शामिल है। फर्स्ट राजनीतिक स्वराज, विदेशी शासन से मुक्ति, और दूसरा जो आता है वो आता है आंतरिक आध्यात्मिक स्वराज अर्थात आत्मनियंत्रण, अनैतिकता और आत्मनिर्भरता, जिसे हम आध्यात्मिक या आंतरिक स्वराज भी कहते हैं। तो स्वराज केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं बल्कि जनता की भलाई और समानता पर आधारित शासन है। तो इसका अर्थ था कि सत्ता सिर्फ नेताओं के हाथों में न होकर जनता की भलाई और समानता पर भी आधारित हो। गांधी जी कहते थे कि अगर भारत सिर्फ अंग्रेजों को हटाकर उनकी जगह भ्रष्ट भारतीय नेताओं को बैठा दे तो यह असली स्वराज नहीं होगा। असली स्वराज तब होगा जब हर व्यक्ति खुद को अनुशासित और जिम्मेदार नागरिक बनाएगा। तो यही था हमारा स्वराज की अवधारणा जो कि मैंने आपको बता दी है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है बाल गंगाधर तिलक और स्वराज। तो अब हम बाल गंगाधर तिलक जी का जो स्वराज को लेकर जो भी अवधारणा उस अवधारणा को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे बाल गंगाधर तिलक जी, आप देख सकते हैं। तो तिलक के स्वराज की अवधारणा सबसे पहले हम स्पष्ट करेंगे। तो जो बाल गंगाधर तिलक जी है उन्होंने स्वराज की अवधारणा को किस तरीके से परिभाषित किया उसको समझ लेते हैं। तिलक का मानना था कि अंग्रेजी शासन भारत के लिए हानिकारक है। उन्होंने स्वराज को जनता का मौलिक अधिकार बताया।
तो बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं कि अंग्रेजी शासन भारत के लिए बहुत ही हार्मफुल है, बहुत ही हानिकारक था। उन्होंने कहा कि स्वराज जो होता है वो जनता का फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार होता है। तिलक के अनुसार स्वराज भारतीय परंपरा और संस्कृति पर आधारित शासन। तो स्वराज भारतीय परंपरा और संस्कृति पर आधारित होना चाहिए, ये हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने बताया था। तो यही थे तिलक के स्वराज की अवधारणा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है तिलक के स्वराज की विशेषता। तो जो बाल गंगाधर तिलक जी ने स्वराज दिया था उसकी क्या क्या विशेषता है, उन विशेषताओं को देख लेते हैं। जिसमें हमारे सबसे पहले हम देखेंगे सामाजिक दृष्टिकोण से समाज को एकजुट करना, शिक्षा को फैलाना और अंधविश्वास दूर करना। तो जो सामाजिक दृष्टिकोण से स्वराज की विशेषता थी वो यही थी कि समाज को जागरूक करना, शिक्षा फैलाना और अंधविश्वास को दूर करना। साथ ही उन्होंने गणपति उत्सव और शिवाजी महोत्सव जैसे त्योहारों का उपयोग लोगों को एकजुट करने के लिए किया। तो जो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी थे उन्होंने ही लोगों को एकजुट करने के लिए गणपति उत्सव और शिवाजी महोत्सव का आयोजन किया था, ताकि जो जनता है वो एकजुट हो सके। तो यही तो सामाजिक दृष्टिकोण। इसके बाद जो नेक्स्ट दृष्टिकोण आता है वो आता है राजनीतिक दृष्टिकोण, जिसमें हम देखेंगे भारत को अपनी नीतियां और कानून बनाने का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने बहिष्कार आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दिया। तो जो बाल गंगाधर जी तिलक जी थे वे कहते हैं कि उनका स्वराज कहता है कि जो भारत है उसको अपनी नीति और कानून बनाने का अधिकार मिलना चाहिए। बहिष्कार आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दिया गया। तो यही था हमारा राजनीतिक दृष्टिकोण। इसके बाद जो हमारा थर्ड दृष्टिकोण आता है वो हमारा आता है नैतिक दृष्टिकोण। अब हम नैतिक दृष्टिकोण से भी स्वराज की विशेषताएं देख लेते हैं, जिसमें हम देखेंगे जनता में देशभक्ति, साहस और बलिदान की भावना जगाई। उनके लिए स्वराज केवल शासन बदलना नहीं बल्कि नागरिकों का जागरूक होना भी था। तो जो जनता में देशभक्ति, साहस और बलिदान की भावना थी वो इससे जगाई गई। उनके लिए जो स्वराज था वो केवल शासन बदलना ही नहीं था बल्कि जो जनता थी वहां की उस जनता को जागरूक बनाना भी स्वराज था। तो यही था नैतिक दृष्टिकोण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट दृष्टिकोण आता है वो हमारा आता है आध्यात्मिक दृष्टिकोण। तो अब हम हमारा आध्यात्मिक दृष्टिकोण देख लेते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विशेषताएं देख लेते हैं बाल गंगाधर तिलक जी के स्वराज की। धर्म और संस्कृति को स्वराज के आत्मा माना। तो जो बाल गंगाधर जी तिलक थे वे कहते थे कि जो स्वराज की आत्मा है वो धर्म और संस्कृति है। उनके लिए स्वराज भारतीय समाज की आध्यात्मिक एकता। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा है कि भारतीय समाज की आध्यात्मिक एकता को ही उन्होंने स्वराज कहा है। तो ये था हमारा आध्यात्मिक दृष्टिकोण। तो ये 4 प्रकार के दृष्टिकोण मैंने आपको बताए जो बाल गंगाधर तिलक जी के स्वराज की विशेषताएं के दृष्टिकोण से देखें। तो स्टूडेंट, जब बाल गंगाधर तिलक ने सार्वजनिक गणपति उत्सव की शुरुआत की तो यह सिर्फ धार्मिक आयोजन ही नहीं था, इसके जरिए उन्होंने लाखों भारतीयों को एकजुट किया था और उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन की ऊर्जा से जोड़ा था। तो यही थी हमारे जो बाल गंगाधर तिलक के स्वराज की विशेषताएं, जो कि मैंने आपको 4 दृष्टिकोण से बताई। सामाजिक दृष्टिकोण, राजनीतिक दृष्टिकोण, नैतिक दृष्टिकोण और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है महात्मा गांधी जी को लेकर। जो हमारे मोहनदास करमचंद महात्मा गांधी जी है उनके लेकर हमारा और उनके स्वराज को लेकर हमारा ये टॉपिक रहने वाला है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे महात्मा गांधी जी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं गांधी के स्वराज की संकल्पना। तो जो गांधी जी है उन्होंने स्वराज को किस तरीके से परिभाषित किया उसको हम देख लेते हैं। गांधी का मानना था कि स्वराज केवल अंग्रेजों को हटाना नहीं बल्कि जनता की आत्मनिर्भरता है। तो गांधी जी कहते थे कि जो स्वराज है वो सिर्फ अंग्रेजों को हटाना है, उनको भगाना ही नहीं है, बल्कि असली स्वराज वही है जिसमें जनता की आत्मनिर्भरता है। उनके अनुसार स्वराज कोई भारी शासन प्रणाली नहीं बल्कि यह हर व्यक्ति के भीतर से शुरू होता है। उन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक में अपने विचार लिखे। तो जो गांधी जी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है हिंद स्वराज, जो कि उन्होंने 1909 में लिखी थी। तो उसमें उन्होंने अपने विचार लिखते हुए कहा था कि जो स्वराज है वो कोई भारी शासन प्रणाली नहीं है, यह हर व्यक्ति के भीतर से शुरू होता है। तो यही था गांधी जी के स्वराज की संकल्पना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है गांधी जी के स्वराज के पहलू। अब हम गांधी जी के जो स्वराज थे उसके क्या क्या पहलू है उन पहलुओं को देख लेते हैं। जिसमें जो सबसे पहला पहलू आता है वो आता है राजनीतिक स्वराज। राजनीतिक स्वराज में देखते हैं भारत को विदेशी शासन से पूर्ण स्वतंत्रता, लोकतंत्र और विकेंद्रीकरण, गांव आधारित शासन। तो जो भारत था वो विदेशी शासन से पूर्ण स्वतंत्र हो सके और लोकतंत्र और विकेंद्रीकरण अर्थात जो गांव आधारित शासन है वो लागू हो सके। सेकंड जो आता है वो आता है, ये था हमारा राजनीतिक स्वराज था। सेकंड आता है हमारा सामाजिक स्वराज, जिसमें छुआछूत, जातिवाद और सामाजिक असमानता का अंत कहा गया। साथ ही महिलाओं को समान अधिकार और सम्मान देने की बात करी गई थी।
तो यही हमारा सामाजिक स्वराज था। इसके बाद जो नेक्स्ट स्वराज है वो हमारा आया आर्थिक स्वराज। तो अब हम आर्थिक स्वराज देख लेते हैं। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, अर्थात जो गांव है उसमें कुटीर, गांव-गांव में कुटीर उद्योग या चरखा खादी आदि का प्रयोग, साथ ही बड़े उद्योगों पर निर्भरता कम करना और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देना। तो यही था आर्थिक स्वराज। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्वराज आता है वो आता है नैतिक और आध्यात्मिक स्वराज, जिसमें सत्य और अहिंसा पर आधारित समाज की कल्पना की गई थी। साथ ही व्यक्तिगत जीवन में आत्मसंयम और ईमानदारी की बात इसमें की जाती है। तो ये था हमारा नैतिक और आध्यात्मिक स्वराज। तो ये थे चार प्रकार के पहलुए गांधी जी के स्वराज के, जो कि मैंने आपको बता दी। राजनीतिक स्वराज, सामाजिक स्वराज, आर्थिक स्वराज, नैतिक और आध्यात्मिक स्वराज। तो स्टूडेंट, जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया था तो नमक जैसी साधारण चीज अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का प्रतीक बन गई थी, और यही गांधी का स्वराज था, छोटे छोटे कदमों से बड़े बदलाव। तो यही थे हमारे गांधी जी और उनके स्वराज की अवधारणा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष को लेकर आता है। तो अब हम एक निष्कर्ष देख लेते हैं पूरे चैप्टर का। तो निष्कर्ष में हम देखेंगे तिलक और गांधी दोनों ही स्वराज के समर्थक थे, लेकिन उनकी दृष्टि अलग थी। तिलक स्वराज मानते थे राजनीतिक स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद को, गांधी स्वराज मानते थे राजनीतिक प्लस सामाजिक आर्थिक प्लस नैतिक सुधार को। तो जो तिलक थे वे स्वराज राजनीतिक स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद को मानते थे, और जो गांधी जी का स्वराज था वो राजनीतिक सामाजिक आर्थिक और नैतिक सुधार को मानता था। तो दोनों की सोच अलग थी, लेकिन लक्ष्य एक ही था, भारत की पूर्ण स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता। दोनों के विचार मिलकर ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आधार बना। तो यही जो मिश्रण था इसने ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आधार बनाया। तो स्टूडेंट, यही थी कहानी स्वराज की, तिलक के क्रांतिकारी राष्ट्रवाद और गांधी के नैतिक स्वराज की। तो आपको क्या लगता है स्टूडेंट कि आज के भारत के लिए किसका स्वराज ज्यादा प्रासंगिक है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 5 कंप्लीट होती है। तो ये थी आपकी 5th यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए हैं। एंड अगर किसी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी किसी भी तरह का कोई डाउट या क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। एंड अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारी यूनिट नंबर 6 की, जो कि हमारी लास्ट यूनिट रहने वाली है, जिसमें हम हिंदुत्व और हिंदुत्ववाद के बारे में बात करेंगे और सावरकर के बारे में बात करेंगे। तो यही हमारी लास्ट यूनिट रहने वाली है, लास्ट वीडियो लेक्चर रहने वाला है इस सब्जेक्ट का। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।